अस्सलाम वालेकुम। पुरान पहाड़ों के सफ़र के साथ मैं हूं नसीर अब्बासी और आज मैं मौजूद हूं आज़ाद कश्मीर में और आपको लेके जाऊंगा डिस्ट्रिक्ट सदनोती की तहसील पलंदरी में और इसके साथ हम विज़िट करेंगे डिस्ट्रिक्ट पूंछ का और उसकी तहसील रावलाकोट का और वहां के सियाती मकामात को एक्सप्लोर करेंगे। इसके साथ साथ इन मकामात की तारीखी अहमियत के ऊपर भी रोशनी डालेंगे क्योंकि आज़ाद कश्मीर की ये जो सरजमीन है ये अपने अंदर बेशुमार तारीख समाये हुए है। तो चलते हैं इन खूबसूरत वादियों को एक्सप्लोर करने के लिए जिनको कहा जाता है जन्नत नज़ीर। जन्नत नज़ीर आज़ाद कश्मीर का इलाका रावलाकोट एक खूबसूरत शहर और सियाहती मकाम है। ये जिला पूंछ और जिला रावलाकोट का सदर मकाम है। इसकी खूबसूरती की वजह से इसे वादी पर्ल भी पुकारा जाता है। ये पूरा इलाका मौसम बहार में कुदरत का एक शाहकार बन जाता है और हर तरफ हरियाली ही हरियाली और रंग बिरंगे फूल खिले हुए दिखाई देते हैं। रावलाकोट के मज़ावात में खूबसूरत वादियाँ और चोटियों में तोली पीर और कोट मत्ते खान और हसैन कोट शामिल हैं। 14 अगस्त 1947 को जब तश्कील पाकिस्तान हुई तो इसकी खुशी में 15 अगस्त को रावलाकोट शहर में एक छोटी सी टेकरी के मकाम पर तकरीबन 30,000 के करीब लोग जमा हुए और इस बड़े इज्तिमा ने करारदाद इलाके पाकिस्तान जो 19 जुलाई 1947 को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लीडरों ने श्रीनगर में सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान के घर पास की थी, इसकी तायद की और 19 जुलाई 1947 को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लीडरों ने श्रीनगर में सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान के घर पास की गई इसकी तायद की और ये करारदाद भी पास की कि आज के बाद हम पाकिस्तानी हैं और यूं पहली बार आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान का परचम इस मकाम पर लहराया गया। तारीखी जगह है जिसको सियासी टेकरी कहते हैं। 15 अगस्त 1947 को यहाँ पर रावलाकोट इसके गिरदो नवा के जितने भी इलाके थे वो इकट्ठे हुए और उन्होंने पाकिस्तान के हक में करारदाद पेश की, यानी अपना हिलाक का उन्होंने ऐलान कर दिया ऑलरेडी। और उसके बाद अस्करी जो उनका डिवीज़न था उन्होंने उस वक्त का जो हुक्मरान था उसके साथ लड़ाई अपनी शुरू की और आज़ादी हासिल की। उस दिन 15 अगस्त 1947 को यहाँ पर क्या हुआ उसके चश्मदीद गवाह और उसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो बुजुर्ग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी अपना नाम बताइएगा। अच्छा मोहम्मद सरवर खान साहब बताइएगा 15 अगस्त 1947 को यहाँ पर क्या हुआ इस मकाम पर जिसकी वजह से इसका नाम सियासी टेकरी रखा गया? इसमें ये हुआ सर कि यहाँ महाराजा हरि सिंह की एक बटालियन फौज थी जिसका वॉलंटियर होकर रामलाल कर्नल आया था कि सदन को मैं सीधा करूँगा। उसने यहाँ गन्ने लगाई हुई थी तोपें 25 मोटर 2 मोटर बैठ गए ने 10 दफ़ा 114 की खिलाफ वर्जी की। जूता उतार के दफ़ा 114 लिख कर उस पर जूते की उन्होंने जूता मारा उस दफ़ा 114 पर। हम जूते की नोक पर दफ़ा 114 को नहीं मानते, लिहाजा रामलाल देख रहा था वहाँ से ये रेस्ट हाउस के ऊपर से ये इलाका सामने खाली था, चटियों में था, कोई नजर नहीं था। तो यहाँ बहुत बड़ा मजबूर था, ये नीचे बहुत बड़ा गया सब खाली था उन्होंने जिसमें इतने लोग थे। उस वक्त उसके खिलाफ वर्जी उसके बाद जब बगावत ऐलान हो गया महाराजा खिलाफ जंग शुरू हो गई और आप लोगों ने इलाक का ऐलान कर दिया कि हम पाकिस्तान के साथ शामिल हो उस वक्त हमने इलाके पाकिस्तान का ऐलान कर दिया कि आज के बाद हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे और आज तक आप पाकिस्तान के साथ हैं। आप बताइएगा बुजुर्गों। 1947 का एक तारीखी दिन जिसमें कि पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया और उसकी खुशी में उन्होंने पाकिस्तान के झंडे को यहाँ पे लहराया और उसको सलामी दी और उसके बाद उन्होंने महाराजा हरि सिंह के ख़िलाफ़ बगावत का ऐलान किया और ये कहा कि आज के बाद हम महाराजा हरि सिंह को नहीं मानते, न उसकी किसी कानून को मानते हैं, बल्कि जो साबिक़ फ़ौजी थे उन्होंने यहाँ मार्च पास्ट किया। और उस हवाले से जो नेशनल गार्ड्स थे उनके कमांडर थे सरदार अशरफ साहब, उनकी कमान में
15-20 हज़ार लोगों ने यह मार्च पास्ट किया और ऐलान किया कि आज के बाद हम डोगरा के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान करते हैं और दफ़ा 144 को तोड़ा। उसके बाद फिर गिरफ्तारियाँ हुई, लोगों को गिरफ्तार करके 1.5 2 साल तक जेलों में डाला गया। उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद 1947 की जो करारदाद है उसी के तसलसल में ये बड़ा इज्तिमा हुआ था, इसलिए कि 1947 में ये मुतालबा किया गया था महाराजा से कि 15 अगस्त तक इलाक़ का ऐलान करने, बासूरत दिगर हम ज़ामत करेंगे। ठीक। गाज़ी मिल्लत ने जब वो करारदाद पेश हुई उसके बाद एक हल्फनामा लिया सब लोगों से जो शुरका थे कि अगर 15 अगस्त तक महाराजा इलाक़ का ऐलान नहीं करता तो उसी दिन से हम ज़ामत का ऐलान कर देंगे और बगावत करेंगे। उसी तसलसल में इन लोगों ने ये ऐलान किया बगावत का। जो गाजी मिल्लत थे वो कब यहाँ तशरीफ़ लाए? गाज़ी मिल्लत जब असेंबली के मेंबर बने जनवरी 1947 में, पहला खिताब जो उन्होंने मेंबर बनने के बाद इस सियासी टेकरी पे किया था और वहाँ से लोगों को ये कहा था कि महाराजा के जो तेवर हैं वो मुझे ठीक नहीं लगते हैं, इसलिए आप लोग जंग के लिए तैयार हो जाएं। यहाँ उसके बाद उन पर पाबंदी लग गई। कैप्टन हुसैन खान शहीद थे जो साबिक फौजी थे और उन्होंने जो है वो सारे साबिक फौजी को जमा किया, हथियार जमा किए, अपनी जो पूंजी थी वो खर्च की और उस लिहाज से उन्होंने पूरी जो ट्रेनिंग दे के लोगों को तैयार कर लिया था। पर उससे पहले एक बार काउंसिल बनी थी जो मरी में हुई गाज़ी मिल्लत की क़यादत में जी, उसमें कमांडर्स वगैरह सारे मुकर्रर किए गए थे। उसके बाद फिर ये जंग यानी क़यादत ओवरऑल उनके भी गाज़ी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की क़यादत में ये सारा मुल्क आज़ाद हुआ और जो आज कश्मीर की आज़ादी जो आगे गई है। आप प्रेस क्लब के सदर हैं, आप हमारी सहाफ़ती बरादरी से ही आपका तल्लुक़ है। आप हमें बताइएगा कि 1947 को जो मूवमेंट यहाँ कश्मीर से स्टार्ट हुई, ज़ाहिर है उन्होंने अपने थे आज़ादी हासिल की और उस वक्त से ले के आज तक, और उस वक्त का जो विजन था ख़ास करके गाज़ी मिल्लत का, क्या उसके ऊपर अभी तक भी ये यहाँ की जो नस्ल है, यूथ है, उसके ऊपर कायम दायम है? जी, जो यहाँ पे 19 जुलाई 1947 को जो इलाके पाकिस्तान की करारदाद मंजूर करके जो गाज़ी मिल्लत ने पूरी जो कश्मीरी कौम थी उसका एक जो इलाक़ था उसका पाकिस्तान के साथ किया, तो 4-5 नस्लें गुजर गई हैं, लेकिन आज भी जो नौजवान नस्ल है उसका जो वही नज़रिया लेके चल रहे हैं और आज पाकिस्तान के साथ हम खड़े हैं। बल्कि आप देखें तो यहाँ पे जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ पे जो हमारे लोग हैं वो फ्रंट लाइन है पाकिस्तान की इस वक्त और कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं। ये जो दारुल जिहाद जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे हर साल 15 अगस्त को यहाँ प्रोग्राम भी मुनक्कद किया जाता है, जो जुम्मे बगावत है यहाँ पे उसका प्रोग्राम होता है। तो लोग आते हैं आज़ादी का दिन इंडिया में सेलिब्रेट 15 अगस्त का किया जाता है। आप वही 15 अगस्त जिस दिन महाराजा के खिलाफ यहाँ के लोग उठ खड़े हुए गाज़ी मिल्लत की क़यादत में, वो दिन अभी तक आप सेलिब्रेट करते हैं इसी मुकाम के ऊपर? जी, यहाँ पे अरब जो 15 अगस्त होती है यहाँ पे प्रोग्राम होता है और उसमें मुख्तलिफ लोग आते हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कोई एक सियासी जमात महसूस नहीं होती है, बल्कि तमाम मकतब फ़िक्र के जो लोग हैं यहाँ पे आते हैं और उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं कि जो हमारी जुम्मे बगावत है उस दिन हमने बगावत का अलम बुलंद किया था और जो महाराजा हरी सिंह है उसके खिलाफ किया था। लेकिन आज भी वो जो बगावत वो जारी है। मकबूजा कश्मीर में जो कश्मीरी जो हमारे भाई हैं आज उसी नज़रिए के उस पे आज कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अभी तक उनकी जो कुर्बानियाँ वो जारी हैं। इंशाल्लाह वो ख्वाब भी सच्चे साबित होंगे और वो सुलगती जन्नत सही मानों में जन्नत नज़ीर बनेगी। जी, इस वक्त मैं रावला कोट में हूँ और बेसिकली ये जंक्शन है, यानी जितने भी टूरिस्ट आते हैं इस पर्ल वैली की तरफ, जिसको रावला कोट की मुख्तलिफ जो सेहत अफजा मकामात हैं, ओवरऑल इस वैली को पर्ल वैली भी कहा जाता है। इसके बारे में बात करेंगे। जंक्शन पॉइंट इसलिए कि यहाँ पर आके वो स्टे करते हैं, ये यहाँ पर आपको अच्छे खासे होटल नज़र आएंगे। उसके बाद उन्होंने जिस भी मंजिल के ऊपर या टूरिस्ट पॉइंट के ऊपर जाना होता है वो यहाँ से सफ़र करते हैं। कौन कौन से रास्ते किन किन मकामात की तरफ जाते हैं और रावला कोट शहर के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। जी, अपना नाम बताइएगा। सरदार अब्दुल रज़ाक खान नाम है मेरा। अच्छा रज़ाक खान, सबसे पहले हमें बताइएगा कि इस ओवरऑल इस वैली को पर्ल वैली कहा जाता है? जी, इसको पर्ल वैली कहा जाता है। और इसको पर्ल वैली क्यों कहा जाता है, किसने नाम रखा इसका? पर्ल वैली एक अंग्रेज़ हैं, यहाँ पे राज पजीर था, वो रात को गेस्ट हाउस में था। जब सुबह वो उठा तो सूरज की किरणें जो हैं वो घास पे पड़ी और वहाँ से जो मोती निकले
वो उसने उसके मुंह से बेसाख्ता निकला कि पर वैली यानी मोतियों की ज़मीन, मोतियों की सरजमीन। सरजमीन, और इसकी वजह से इसका नाम रखा जी। गया है। अच्छा, कितना पुराना बाजार है ये रावलाकोट का? रावलाकोट 1947 से पहले का अच्छा खासा बड़ा बाज़ार था और यहाँ पे कारोबार ज़िंदगी जो है वो मामूल के मुताबिक 1947 से पहले भी चलते रहे। और ये एक मरकज़ है, 4 अजला के पे मुश्तमिल एक डिवीजनल हेडक्वार्टर है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट बाग है, डिस्ट्रिक्ट सुदनूती है, डिस्ट्रिक्ट हवेली और रावलाकोट है। ये 4 अजला पे मुश्तमिल डिवीजनल हेडक्वार्टर है ये। मिनरल हेडक्वार्टर है। अच्छा, टूरिस्ट की आसानी के लिए बताइएगा कि यहाँ रावलाकोट से किन किन सियाहती मकामात को रास्ते जाते हैं और किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में दाखिल हुआ जा सकता है यहाँ से होके? एक बहुत मैं जो एक पते की बात आपको बताऊँ कि आज़ाद कश्मीर के जितने भी शहर हैं उनमें रावलाकोट वाहिद शहर है कि जो इस्लामाबाद में सबसे नज़दीक है। इस्लामाबाद यहाँ से सबसे नज़दीक है। 2.5 से 3 घंटे की मसाफत है रावलाकोट से इस्लामाबाद। यहाँ से यहाँ हमारे जो पॉइंट्स हैं टूरिस्ट पॉइंट, उनमें तोली पीर है, पंजोसा है, इसी तरह से हमारा दूसरा डिस्ट्रिक्ट है बाग, उसमें गंगा चोटी है, लसटन्ना है, कोट मत्ते खान है, हुसैन कोट है। इस तरह बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट्स है टूरिस्ट के लिए। जो एक दफ़ा टूरिस्ट यहाँ पे आता है वो उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो मैं बार बार यहाँ पे हूँ। अच्छा, यहाँ से फिर और कौन कौन से ज़िला की तरफ रास्ता जाता है यहाँ वो से बताइएगा। दूसरा हमारा जो 7 डिस्ट्रिक्ट है बाग है, 1 घंटे की मसाफत है। हमारा दूसरा डिस्ट्रिक्ट सुदनौती है, वहाँ भी 1 घंटे की मसाफत है। यहाँ से मुजफ्फराबाद का जो है वो 2.5 घंटे मुजफ्फराबाद तक लगते हैं। डिस्ट्रिक्ट हवेली है, यहाँ से 2.5 घंटे हवेली का सफ़र है। महाराजा ने हिंदुस्तान के साथ इलाक़ करने की कोशिश की तो हमारा इलाक़ पाकिस्तान के साथ होगा। डिस्कवर पाकिस्तान की टीम रावलाकोट के मज़ाबाद में वाक़या खूबसूरत मकाम कोट मत्ते खान भी गई, जो आज़ादी कश्मीर के कौमी हीरो और मशहूर कश्मीरी रनमार सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की जाहे पैदाइश भी है और इसी जगह मदफून हैं। आपका मुख्तसर मगर खूबसूरत मज़ार भी यहाँ मौजूद है। 1947 में जब पाकिस्तान की आज़ादी का ऐलान हुआ तो गाज़ी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की क़यादत में श्रीनगर में 9 जुलाई 1947 को करारदाद इलाक़े पाकिस्तान मंजूर करके कश्मीर में आज़ादी की तहरीक और मसल्ह जदोजहद शुरू की गई और यूँ कश्मीरियों ने 115 साल बाद डोगरा साम्राज्य से न सिर्फ बदला लिया बल्कि कश्मीर का एक बड़ा खिता आज़ाद करवा लिया, जो आज आज़ाद कश्मीर कहलाता है। यही वजह है कि तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए सरदार इब्राहिम खान का किरदार न सिर्फ सियासतदान बल्कि कश्मीरियों के लिए आज भी मिशल राह है। गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान आज भी अहले कश्मीर के दिलों में जिंदा हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर की आज़ादी। 1947 को पाकिस्तान तो वजूद में आ गया, लेकिन 1947 में एक ऐसी बगावत ने जन्म लिया इंडियन ब्रिटिश आर्मी से कि उस वक्त के उसके ऑफिसर्स ने ना सिर्फ अपने थे युंडे खड़ी की बल्कि उन्होंने आज़ादी भी हासिल की, जिसमें कर्नल मंशा, कर्नल अदायत खान, कर्नल फ़रोज़ खान और कैप्टन मोहम्मद हसैन शहीद जैसे नाम शामिल हैं। और फिर एक ज़रूरत पेश आई पॉलिटिकल विंग की। उनमें नाम आता है सबसे ऊपर, जिसको गाजी मिल्लत भी कहा जाता है, वो हैं सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान। इस वक्त उन्हीं के मज़ार के ऊपर हैं हम। इंतहाई कदर की निगाह से इनको कश्मीर में देखा जाता है, इसीलिए इनको लक़ब दिया गया है गाजी मिल्लत का। तो आप अपना नाम बताइएगा सर। जी, सरदार महमूद साबिर। अच्छा, सरदार महमूद साबिर साहब बताइएगा ज़रा, जैसे कि मैंने कहा कि एक अस्करी विंग था जिन्होंने ये इलाके फ़तह किए, उसमें भी ज़ाहिर है सरदार इब्राहिम साहब का भी रोल रहा, लेकिन उन्होंने एक फिर पॉलिटिकल ब्लॉक बनाया जी, तो इसके बारे में बताइएगा ज़रा। 1947 में गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब ने एक
तहरीक पेश की श्रीनगर अपने घर में आबे गुजर में। वहाँ पे ये उस वक्त ये बैरिस्टर थे वहाँ पे, तो वहाँ पे ये वकालत भी करते थे। तो उस वक्त इन्होंने ये महसूस किया, तो किसी ने अपना कोई घर या कोई दफ्तर या कोई चीज़ मुहैया ना की, तो इन्होंने अपना घर मुहैया किया कि ये जो तहरीक है, ये जो तहरीक इलाके पाकिस्तान बनने से कुछ 26 दिन पहले की बात है कि गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब ने, ये ज़ाहिर है उनकी दूर अंदेशी थी और सियासी एक फ़िक्र थी, तो उन्होंने उस वक्त वहाँ पे वो तहरीक अपने घर आबी गुजर में स्टार्ट की। और उस वक्त खुदा न खास्ता ये तहरीक अगर कहीं नाकाम हो जाती तो ये अपने मौत के परवाने पे दस्तखत करने के मुतरादिफ था, लेकिन उन्होंने जिस अपनी जवां मर्दी और बहादुरी से और सियासी समझबूझ से, और कितने साथियों के साथ फिर वो मूवमेंट करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं? 2-3 साथी थे उनके साथ, ये आए, फिर यहाँ पैदल आए, यहाँ पे उन्होंने लोगों को मुनज़्ज़म किया, फिर एक तहरीक चली और अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये कश्मीर आज़ाद हुआ, फिर उन्होंने आप हुकूमत कायम की। और ये आगे चल के फिर 4 दफ़ा सदर भी आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुंतखब हुए हैं। जी, ये 4 दफ़ा सदर भी रहे। अच्छा मेजर मुश्ताक साहब, आप ज़रा रोशनी डालिएगा, एक तो बेसिक जो विजन था, वो विजन क्या था? क्योंकि उस वक्त तो यहाँ पर महाराजा की हुकूमत भी थी, बगावत की तहरीक अस्करी विंग ने स्टार्ट की, और सरदार इब्राहिम महरूम जो हैं गाजी मिल्लत, वो उस तहरीक का हिस्सा कैसे बने? बेसिकली जब 3 जून 1947 को हुकूमत बरतानिया ने तकसीम हिंद का फार्मूला पेश किया और उसको जो एक्ट था उसको पास किया, तो उस वक्त कश्मीर में कश्मीरियों की अपनी हुकूमत थी, अपना महाराजा था, अपना वज़ीर-ए-आज़म था, लेकिन चूँकि मुसलमानों की अक्सरियत थी, इसलिए कश्मीरी मुसलमानों को ये ख़तरा लाक हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि महाराजा जो कि हिंदू है तो वो उस कश्मीर का इलाक़ हिंदुस्तान के साथ ना कर दे। इसलिए पाकिस्तान बनने से पहले ही गाजी मिल्लत सरदार इब्राहिम खान एक बैरिस्टर थे, वो श्रीनगर में इसलिए मुकीम थे कि कश्मीर की असम्बली के मेंबर थे उस वक्त। 19 जुलाई 1947 को कश्मीर में अपने घर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के 58 अकाबरीन का इजलास बुलाया था। 58 अकाबरीन ने मिल के ये करारदाद पास की थी, महाराजा ने हिंदुस्तान के साथ इलाक़ करने की कोशिश की, हमारा इलाक़ पाकिस्तान के साथ होगा, अगर महाराजा ने हमारी बात ना सुनी तो फिर हम ये मसला जदोजहद करके इसको आज़ाद कराएंगे। और ऐसे ही हुआ कि जब उनको ख़तरा महसूस हुआ कि चूँकि महाराजा हिंदुस्तान के साथ इलाक़ करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर सरदार इब्राहिम साहब वहाँ से पैदल चले, श्रीनगर से मुश्किलात का सफ़र कठिन गुजरते हुए तो आप मरी पहुँचे। मरी पहुँच के आपने वहाँ अपना जो एक जंगी हेडक्वार्टर कायम किया, अस्करी विंग नहीं, वहाँ अपना एक हेडक्वार्टर कायम किया, एक एक्साइल गवर्नमेंट कायम की, वहाँ 7-8 मिनिस्टर थे उनके, उन मिनिस्टरों ने मिल के एक अस्करी विंग का तरतीब दिया, जिसमें कैप्टन हुसैन खान, ये बाकी जो मैं आपने नाम लिए ये सारे शामिल थे। इन सब ने मिलकर फिर वहाँ से जो अस्करी जदोजहद थी उसके मूवमेंट का आगाज़ किया, और जिसके जो लीड थी वो सरदार इब्राहिम कर रहे थे, और सारी मैनेजमेंट जितनी थी हुकूमत समझ लें वहाँ से बैठ के ये कर रहे थे। अच्छा, उस वक्त की जो हुकूमत पाकिस्तान थी इनको किस किस्म की मदद हासिल थी? हुकूमत के पाकिस्तान अभी तक तो बनी नहीं थी, जब हेडक्वार्टर बन गया था कश्मीरियों का, वहाँ बन गया था। जब हुकूमत पाकिस्तान बन गई उस वक्त चूँकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गोरा था, इसलिए गोरे ने कोई खातिर ख्वाह मदद करने की, लेकिन मकामी कबाइल ने जो मरी के कबाइल थे, अब्बासी कबाइल, बाकी लोगों ने, और मकामी जो अपने मुसलमान ऑफिसर थे उन्होंने कोशिश की है, और कबाइलियों ने भी कोशिश की है, जो हमारे कबाइली भाई हैं उन्होंने भी वज़ीरिस्तान से और दूसरे इलाकों से ये सारे आए हैं, और वो श्रीनगर तक गए हैं। मेजर खुर्शीद अनवर की फोर्सेस जो है वो श्रीनगर एयरपोर्ट तक पहुंच गई थी, लेकिन पूंछ का जितना इलाका है वो यहाँ के मकामी जो रिटायर्ड फौजी थे, जिनमें अक्सरियत जो है ना वो दूसरी जंग अजीम के बाद रिटायर हो गई थी, जो सरप्लस टू द एस्टैब्लिशमेंट थे वो रिटायर हुए हैं, तो वो यहाँ मौजूद थे, उनके पास राइफलें भी मौजूद थी उन्हें। अच्छा, ये बताइएगा कि बेसिक विजन क्या था सरदार इब्राहिम साहब का? बेसिक विजन ये था कि कश्मीर को आज़ाद करा के पाकिस्तान का हिस्सा बनाना। मरहूम गाजी मिल्लत सरदार इब्राहिम खान साहब के इस वक्त हम भाई घर पर मौजूद हैं, और हमारी खुशकिस्मती ये है कि उन्हीं की छोटी बहू हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो ख़ुद भी इन हैं सियासत में, और उन्हीं से ही बात करेंगे। जी मैडम, सबसे पहले हमें बताइएगा
उनकी पर्सनैलिटी के बारे में सरदार साहब से, और आपने उनसे क्या सीखा है? बहुत शुक्रिया, आप इतनी दूर आए और ये बड़ा एक तारीख़ी मकाम है जहाँ आज आप तशरीफ़ लाए हैं। गाज़ी मिलत जनाब सरदार मोहम्मद इब्राहिम ख़ान साहब की रहाइशगाह है। सरदार साहब बड़े ही एक दफीस इंसान थे, बहुत ही शफीक इंसान थे, वक्त के बहुत पाबंद इंसान थे। जो एक लीडर की खूबियाँ होनी चाहिए, मैं समझती हूँ वो तमाम उनके अंदर थी, और इसीलिए अल्लाह ताला ने उनसे ये काम लेना था कि कश्मीर की आज़ादी की तहरीक उन्होंने चलाई, और ये जो आज़ाद कश्मीर का इलाका आप देखते हैं, ये उन्हीं की कोशिशों से और उन्हीं की जद्दोजहद से आज़ाद हुआ। अच्छा, तो आपकी अपनी मुलाकातें उनसे हुई हैं? जी, ज़ाहिर है। तो वो कोई बताइएगा कि ज़ाहिर आप भी सियासत में आई हैं जी, और क्या कुछ आपको एडवाइस करते रहे हैं वो? बदकिस्मती से जब वो हयात थे उस वक्त ऐसा कोई इरादा नहीं था मेरा। मैं समझती हूँ अगर वो ज़िंदा होते तो इस चीज़ को बहुत सराहते, क्योंकि ख़ास तौर पे ख़वातीन की तालीम के हवाले से और ख़वातीन के लिए आगे बढ़ने के लिए वो हमेशा इस बात पे बड़ा ज़ोर देते थे। उनके विजन को उनके बेटे आगे लेके चले हैं, जी ज़ाहिर वो बिल्कुल। इन रहे हैं, और जी। उनके कुछ दिखाइएगा कि उनके जो अधूरे काम थे उन्होंने वो आगे कंप्लीट किए हों। सरदार खालिद इब्राहिम साहब, आप देखें उन्होंने कितनी मेहनत की, 40 साल उनकी भी बड़ी अनथक मेहनत है। उन्होंने जो नाम कमाया और जिस किस्म की सियासत उन्होंने यहाँ की है, मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में ऐसी सियासत ऐसी किसी ने सियासत नहीं की। अपनी ज़ात से बेगर्ज होके सिर्फ दूसरों का हमेशा उन्होंने सोचा। 1857 में जंग आज़ादी की लहर स्टार्ट हुई, वो मुख्तलिफ फेसेस से होते हुए 1947 की शक्ल में एक रहबर जिसे बाबा कायद कहा जाता है, कायद आज़म की रहनुमाई में हमने एक आज़ाद खिता हमें नसीब हुआ जिसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहा जाता है। और गाज़ी मिल्लत इसलिए सरदार मोहम्मद इब्राहिम साहब को कहा जाता है कि उन्होंने लीड किया इस आज़ाद कश्मीर के टुकड़े को जिसमें बैठे हुए हम आज़ादी से अब सांस ले रहे हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर को। 1947 में एक ऐसी लीडरशिप, एक क़यादत इन्होंने मकामी अवाम को और उस वक्त जिन्होंने इंडियन ब्रिटिश आर्मी से बगावत की उन फौजियों की रहनुमाई की जिसके बलबूते के ऊपर ये आज़ाद कश्मीर का हिस्सा लेके उन्होंने पाकिस्तान के साथ इलाक़ किया। पाकिस्तान की खूबसूरत झीलों में से शुमार होने वाली पंजोसा झील रावलाकोट शहर से सिर्फ 12 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है, जिसे देखने के लिए हर साल मुल्क भर से हज़ारों सयाह यहाँ का रुख करते हैं। और ये झील सतह समुद्र से तकरीबन 1981 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। रावलाकोट में जिस जगह पंजोसा झील वाक़या है, मकामी लोग इस जगह को छोटा गला भी कहते हैं। पंजोसा झील कुदरत और इंसान की एक मुश्तरका काविश है। सरसब्ज और शदाब और घने जंगलात वाले कोहसारों के दरमियान प्याला नुमा ये झील सैर अंगेज मंजर पेश करती दिखाई देती है। इस झील के इर्द गिर्द मौजूद चीर के बुलंदो बला दरख्त इस इलाके के हुस्न और दिलकशी में मजीद इजाफा करते हैं। पंजोसा झील के इतराफ में फैला हुआ सब्जा ताज़ा हवा पानी सयाहों के लिए तस्कीन और कशिश का बायस है। यहाँ आने वाले अक्सर सयाह बोटिंग से भी लुत्फ अंदोज होते हैं। यहाँ आने वाले मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के लिए यहाँ मुख्तलिफ सरकारी महकमों के रेस्ट हाउसेज और होटल भी मौजूद हैं। पंजोसा झील के किनारे पर हैं क्योंकि आज़ाद जम्मू कश्मीर में आपको टूरिस्ट पुलिस भी नज़र आएगी जो बेसिकली गाइड का काम करती है। मुख्तलिफ जो टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पर और रोड के ऊपर भी आपको नज़र आती है, वो भी हैं। और एक साहब हमारे साथ हैं जो जिनका अपना भी काम सयाहत को फ़रोग़ देने में अच्छा खासा है। जब हम बात करते हैं इन जन्नत नज़ीर वादियों का तो उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आप तारुफ कराइएगा अपना। मेरा नाम लबीब है। लबीब अरेबिक नेम? अरबिक नेम क्योंकि पैदाइश दुबई की है और अच्छा। पंजो से मैं आया था 4 साल पहले और माशाल्लाह। अच्छा, दुबई में रहे तो टूरिज्म का शौक आपको कैसा डेवलप हुआ और क्या कश्मीर के ऊपर ही वर्क कर रहे हैं आप? कुछ टूरिज्म के ऊपर स्टडीज़ किए हैं
और वहाँ टूरिज्म फील्ड पे भी काम किया है, अभी भी कर रहा हूँ, 15 साल हो गए। और कश्मीर टूरिज्म अच्छी चीज़ है, इसको हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं क्योंकि बेहतरी नज़र आ रही है हर चीज़ में हमको माशाल्लाह। चाहे आप यहाँ के आप फैसिलिटीज़ देखें, आप यहाँ का स्टाफ देखें, अमला देखें, आप काम देखें, खाने, रेस्टोरेंट, हर लिहाज से माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है यहाँ पे भी। तो दुबई से कोई टूरिस्ट ग्रुप लेके आने का प्लान है फ्यूचर में आपको, खास करके जिस मुकाम पर आप खड़े हैं यहाँ? ऑनेस्टली वो चीज़ करनी ज़रूरी है और करेंगे भी इंशाल्लाह, लेकिन इसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। बंजोसा के बारे में आप क्या मैसेज देंगे जो आपके फॉरेन टूरिस्ट हैं, ज़ाहिर है आप दुबई में सेटल हैं, उनको और पूरे पाकिस्तान भर के जो टूरिस्ट हैं उनको? मैं उनको सिर्फ एक मैसेज दूंगा कि जब तक आप एक जगह पे आएंगे नहीं तब तक आप उस जगह को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। एक लोगों की जजमेंट पे और बातों पे ना जाएं, आप खुद आएँ यहाँ पे, आके इस जगह को एक्सप्लोर करें, यहाँ पे घूमें, ताज़ी हवा, अच्छा मौसम। क्या मामनत फ्राहम कर रही है टूरिस्ट पुलिस आपकी, और साथ यहाँ टूरिस्ट के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है? क्योंकि गेस्ट हाउसेज तो हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ। जो भी टूरिस्ट वगैरह आते हैं ना, जिसको अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई गाड़ी ख़राब हो जाए, कोई हादसा वगैरह हो जाए, तो उसमें जो मुख्तलिफ ये मैकेनिक वगैरह हैं लोकल, तो इनसे हमारा कांटेक्ट होता है, तो उसमें वो मैकेनिक वगैरह को फौरी अवेलेबल करके देते हैं। तो बाकी कोई जो होटल वगैरह हैं, इनकी कोई प्रॉब्लम हो रिहाइश वगैरह का, उस हवाले से गाइड करते हैं। जब 24 अक्टूबर 1948 तक एक बड़ी जिद्दोजहद है जिसमें बाबा जी पेश रहे। जी हम बंजोसा पिकनिक स्पॉट पर ही हैं, इस झील के ऊपर ही हैं हम, और यहाँ पर एक लोकल हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जी नाम बताइएगा अपना? सर आमिर शफीक मेरा नाम है। अच्छा आमिर शफीक, बताइएगा कि ये बंजोसा का बेसिकली लफ्जी मतलब क्या है और इसके इर्द गिर्द में कौन कौन सी वादियाँ हैं? बंजोसा का जहाँ तक आपने पूछा है, बन जंगल को कहते हैं, और जहाँ सा एक फैमिली के सरदार का नाम था सर, और ये एक गांव का नाम है सर। और इस तरफ आप अगर देखें कि ये जंडाली है सर, और यूँ आप इस तरफ जो आपके कैमरामैन दिखा रहे हैं, ये छोटा गला के नाम से, और ये 3 गांव का जोड़ है सर। अच्छा। और जो सामने आपको अगर कैमरामैन दिखाएं उस तरफ, ये जो गेस्ट रेस्ट हाउस बना हुआ है, हाँ। ये KH खुर्शीद के ज़माने में 60 की दहाई में जब जो सदर रियासत थे और कायद-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, उनके ज़माने में ये गेस्ट हाउस बना सर। और उसके बाद इस झील के हवाले से उन्होंने काम किया। 80 की दहाई में, सन 85 में जनरल हयात साहब जो यहाँ हिल स्टेशन का एक मनसूबा रख रहे थे, उन्होंने इस झील की फिर तोसी की, और ये इस इलाके को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी उन्होंने कोशिशें की। फर्स्ट टाइम ये एक्सप्लोर 1960 में हुई? 60 में हुई सर जी। और मैं कायद-ए-आज़म साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो कायद-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं उससे पहले, उसके बाद वो सदर रियासत रहे हैं। ये पीछे तोली पीर, लेसडन्ना, शेरुटारा, गंगा चोटी, कराटा पार, ये बहुत सारी। और ये रास्ता किस तरफ जा रहा है? ये रास्ता जा रहा है, ये जंडाली एक गांव है। अच्छा, जंडाली की भी एक तारीखी हैसियत है, वो जरा हमें बताइए। तारीखी हैसियत सर जंडाली की ये है कि एक अपना जो हमारे मौलाना गुलाम अहमद जंडालवी, जो एक बहुत ही कदावर शख्सियत थी, और मिंटो पार्क के जलसे में उन्होंने कश्मीर की नुमाइंदगी की थी, और 35 मिनट तक उन्होंने तकरीर की थी, और कायद-ए-आज़म ने अपने टाइम में से भी उनको टाइम दिया था। पाकिस्तान का करारदाद पाकिस्तान पेश की जा रही थी। तो मैं यहाँ सियाती हवाले से अगर आपको बताऊं कि यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से, बाहर से फ़ॉरेन भी आते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कभी किसी के साथ कोई किसी किस्म का हादसा या यहाँ पे किसी किस्म के साथ कोई किसी को मसला, क्योंकि ये लेन ऑफ हॉस्पिटैलिटी है। जी सर जी। तहसील बलोच के गांव तालाबांडी से तलक रखने वाले कर्नल फिरोज खान इस इलाके के हीरो हैं। कर्नल फिरोज खान ने 7 अक्टूबर 1947 को 300 मकामी अफराद पर मुश्तमिल फोर्स कायम की, जो बाद में 8 सदनौती बटालियन और 4 AK रेजिमेंट कहलाई, और आप इस यूनिट के पहले कमांडिंग ऑफिसर भी थे। आपने अपनी साथियों की मदद से त्राल खल और हजीरा तक के इलाके को फतह किया।
आपकी इस जोरत बहादरी से दुश्मन के खिलाफ लड़ने और इलाके को फतह करने पर 17 जोरत से नवाजा गया। इससे पहले बरतानी दौरे हुकूमत में दूसरे जंग अजीम में जोरत और बहादरी से लड़ने पर तमगा OBI से भी नवाजा गया था। तहसील बलोच डिस्ट्रिक्ट के सरनोती के गांव ताला बाड़ी में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर भी जब हम बात करते हैं लोकल कम्युनिटी की और इस इलाके की तो उन्हीं के यहाँ पर हीरो हैं जिन्होंने 9 अक्टूबर 1947 में फिरोज़ फोर्स की बुनियाद रखी और हम यहाँ कवर करने आ रहे हैं इस कौमी हीरो को जिनके मज़ार के ऊपर हम खड़े हैं और वही जो फिरोज़ फोर्स थी आगे चल के 4AK भी बनी। तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। उन्हीं की फैमिली की यहाँ पर एक मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। जी सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। माय नेम इज़ मिसबा इलियास and I'm serving as District Education Officer oblique to Deputy Director at Elementary and Secondary Education Directorate Muzaffarabad. और आपका तल्लुक जो है आप इन्हीं की फैमिली से या कर्नल फिरोज की? जी ही इज़ माय पैटर्नल ग्रैंडफादर। अच्छा ज़रा बताइएगा इनकी हिस्ट्री के बारे में। जी कर्नल फिरोज़ खान जो थे वो 1918 में उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नवंबर 1947 में उन्होंने एक फिरोज़ फोर्स के नाम से एक 300 रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर पे मुश्तमिल एक जत्था जो है वो कायम किया था। इसका मकसद तहरीक आज़ादी कश्मीर की तहरीक को मज़ीद मुतहरिक करना था। आज़ाद कश्मीर को जो गासिबाना कब्ज़ा था इंडियन का उनसे आज़ाद करवाना था। तो ये जो फिरोज़ फोर्स है इसका बाकायदा आगाज़ 7 अक्टूबर से हुआ और आप देखिएगा कि 10 अक्टूबर तक हिस्ट्री को जो लोग जानते हैं वो इस चीज़ से अग्री करेंगे कि 10 अक्टूबर तक बाबा जी की फ़ोर्स ने कलोट और त्राड़खल और पाननीति की जो एरियाज़ थे उनको दुश्मन के कब्जे से क्लियर करवा दिया। और कितने शहीद हुए उनके फोर्सन से उस वक्त हिस्ट्री में क्या बता रही है? हिस्ट्री में फ़िलहाल जो ये जिद्दोजहद थी 7 अक्टूबर टू ऑनवर्ड 10 अक्टूबर इसमें कोई मुजाहिदीन जो थे वो शहीद नहीं हुए थे। और फिर जब पाकिस्तान में ये इलाके जम हो के पाकिस्तान का हिस्सा बन गए और उसके बाद कर्नल फिरोज़ खान का रोल क्या रहा? जब पाकिस्तान का हिस्सा बन गए ऑब्वियसली इट टेक टाइम्स कि जब 24 अक्टूबर 1948 तक एक बड़ी जिद्दोजहद है जिसमें बाबा जी पेश रहे और स्पेशली जो पुंछ रीजन है उसको आज़ाद कराने में बाबा जी ने बहुत अहम किरदार अदा किया हुआ है। मैं कुछ चंद एरियाज़ का यहाँ पे डिस्कस करूँगी। जैसे उन्होंने गुलपुर को आज़ाद करवाया और ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक इवेंट है कि गुलपुर की जो लड़ाई थी उसमें कोई जदीद हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया था बल्कि छुरियों और चाकू से ये लड़ाई लड़ी गई थी और 19 नवंबर 1948 को ये जो गुलपुर का एरिया था ये इसको आज़ाद कराया गया था। ये बड़ा खूबसूरत छोटा सा एक गांव है समवट 2 किलोमीटर अवे ऑन द वेस्ट बेंच ऑफ रिवर पुंछ और इसको बाबा जी ने आज़ाद करवाया था। इसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि गमीर के अंदर ये जो फिरोज़ फोर्स थी इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया था और इसका नाम 8AK सुन्नूती बटालियन रखा गया था और 8AK सुन्नूती बटालियन जो थी यू कैन से कि ये बैकबोन थी इस तहरीक आज़ादी की और पुंछ रीजन के अंदर जितनी भी तहरीकें हुई जितनी भी दुश्मन को इस एरिया से विकेट कराया गया उसमें 8AK सुन्नूती बटालियन ने बड़ा अहम और बुनियादी किरदार अदा किया। और उसके बाद ज़ाहिर है उन्होंने एज ए ऑफिसर पाकिस्तान आर्मी को भी सर्व किया। ही वॉज इंस्ट्रक्टर इन मिलिट्री अकेडमी एज वेल एंड आई वुड प्राउड टू अनाउंस दैट कि उन्होंने वो जनरल अयूब खान और जनरल अतीक खान साहब के इंस्ट्रक्टर भी रहे। देहरादून जो मिलिट्री अकेडमी थी वहाँ पे वो एज एन इंस्ट्रक्टर काम करते रहे। स्पोर्ट्स पर्सन भी थे। कबड्डी और हॉकी में उनका कोई हम पल्ला नहीं था। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि बाबा जी की जो फिरोज़ फोर्स थी जो कि बाद में 8AK सुन्नूती बटालियन बनी इसको पुंछ रीजन को स्पेशली जो विकेट कराने की वजह से इसका नाम जो था वो 4AK के नाम से मौसूम कर दिया गया था और ये 24 जून 1948 की बात है। और ये जो तहरीक थी इसकी वजह से
बाबा जी की जो ये बटालियन थी कर्नल फिरोज़ खान मरहूम की बटालियन, इसको 180 अवार्ड से नवाजा गया। और कब ये वफात पाई इन्होंने? 1980 में इन्होंने वफात पाई। और हुकूमत इनको- पाकिस्तान की तरफ से इनको कुछ अवार्ड वगैरह जी, मिले? हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इनको शेर जंग का ख़िताब मिला था, फ़ख्र कश्मीर भी इनको कहते हैं। और इसके अलावा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो इनकी कंट्रीब्यूशंस थी, इनकी बहादुरी और इनका जो नुमाया किरदार था, उसकी वजह से भी इनको OBI के जो अवार्ड था उससे भी ब्रिटिश नवाजा आर्मी की गया था। तरफ ये से सब OBI का अवार्ड भी मिला। जी, आप हमारे साथ रहें, यहाँ पर मकामी लोग इसी गांव के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। शहीदों, गाजियों और हुर्रियत पसंदों की सरजमीन इस वक्त तहसील बलोच में ही हम मौजूद हैं और जो गांव है वो ताला बाड़ी है और यहाँ इलाके के जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। मेजर मुश्ताक से सबसे पहले हमें बताइएगा इस स्ट्रगल के बारे में। थ्रू आउट जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ी हिस्ट्री की स्ट्रगल थी यहाँ इसी मकाम से तहसील बलोच से जो उठी, जिसने आज़ाद जम्मू कश्मीर को आज़ादी जिसकी वजह से नसीब हुई और अपने सर पे ऊपर उन्होंने उस वक्त आज़ादी ली। कर्नल फिरोज़ खान मरहूम ब्रिटिश आर्मी में वो सूबेदार मेजर के ओहदे पे फायज थे। दूसरी जंग अजीम में उन्हें बड़े बहादुरी से जंग लड़ी, तो उस बहादुरी की जंग में के जो इवज़ में उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने OBI का खिताब दिया था। OBI जो है पाकिस्तान के SJ के बराबर है, 17 जुरत के बराबर है। और जब कश्मीर की आज़ादी का ऐलान हुआ तो वहाँ जो ब्रिटिश आर्मी से छोड़ के तो वो आगे आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट में उन्होंने यहाँ अपने इलाके में अपनी फ़रोज़ फोर्स कायम की और जंग आज़ादी के लिए तैयार हो गए। इब्तदाई तौर पर 300 लोग उन्होंने इकट्ठे किए थे यहाँ इस सराउंडिंग में, और सूबेदार सैदल खान साहब जो इधर साथ ये दोवान गांव है उसके रहने वाले थे, उनको अपने 2IC मुकर्रर किया। वो सैदल फोर्स जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिनों बाद वो 8 सुदनूती बटालियन बन गई। सुदनूती में 18 यूनिटें खड़ी हुई थी। अच्छा। सिर्फ सुदनूती डिस्ट्रिक्ट में। तो आज़ादी के लिए जब ये यूनिटें खड़ी हुई तो कर्नल फिरोज़ खान की फोर्स थी, उसका 8वां नंबर है। 8 सुदनूती बटालियन बाद में 4AK रेजिमेंट बनी। सूबेदार फिरोज़ खान साहब कर्नल के ओहदे तक प्रमोट हुए और उन्होंने 4AK की कमांड की है और वही इज द फर्स्ट CEO ऑफ 4AK। 4AK के फर्स्ट पहले CEO हैं। उन्होंने यहाँ से दीवी गली हजीरा का इलाका फतह किया, उसके बाद गुलपुर का इलाका फतह किया, फिर डंडेसर पोल्ट्री से आगे है, खुईराटा से आगे एक जगह है, वहाँ भी हमला किया और फिर पुंछ शहर पे हमला किया। और उसके बाद इंडिया ने स्टैंड स्टिल कर दिया, पाकिस्तान के साथ वायदा किया कि यहाँ जंग बंद कर दी जाए। जंग बंद करने के लिए चूँकि लोग उन्होंने ये वाविला पीटा जाके UNO में कि जी पुंछ शहर के लोग भूखे मर रहे हैं तो इनको खुराक पहुँचाई जाए। उन्होंने उस खुराक के बदले उसके खुराक के जो बहाने से उन्होंने वहाँ फौज अपनी भेजी, वहाँ अपनी जो लैंडिंग स्टेप थी उसको ठीक किया, वहाँ अपने लोग फौजों को उतारा, उन्होंने आके पुंछ शहर पे कब्जा कर लिया और हम जो है वो पुंछ को पता नहीं कर सके। इन्हीं हीरो को हम खराज तहसीन पेश करने यहाँ पर ताला बाड़ी में हम आज आए। तहसील त्रल खाल को हम क्रॉस करते हुए एक और पिकनिक स्पॉट के ऊपर आए हैं जो बहुत ही खूबसूरत है और सरसब्ज़ और शादाब है, चारों तरफ दरख्त भी हैं। बल्कि यहाँ से जो नज़ारे हैं कहा जाता है कि मरी तक का भी नज़ारा यहाँ से होता है। इसके अलावा आप करबेला डैम भी यहाँ से देख सकते हैं और बहुत से इलाके यहाँ से नज़र आते हैं। लेकिन इस वक्त धुंध का समा है, बादल छाए हुए हैं। मकामी लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी, नाम बताइएगा। सरफराज अहमद सादिक मेरा नाम। बताइएगा इसका दुदरबा ज़रा इस इलाके का और ख़ास करके इस पॉइंट का जो पिकनिक स्पॉट है इसका। पलंदरी ज़िला सदनती का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। इस्लामाबाद से आज़ाद कश्मीर का करीब तरीन शहर है। आज़ाद पतन के रास्ते हम पलंदरी दाखिल होते हैं और ये पलंदरी की यूनियन काउंसिल गोरा उसका ये एक रकबा है और ये एक पूरा सियाती मकामात की एक पट्टी है। जिस तरह तोली पीर है, इसके पार, इस पहाड़ के पार डना नागेश्वर जैसी खूबसूरत वादियाँ हैं। नासिर साहब, आप बताइएगा ज़रा कि इस टूरिस्ट पॉइंट के ऊपर से किन किन मकामात के दूर तक नज़ारे किए जा सकते हैं? ये वो खूबसूरत तारीख़ी मकामात हैं जो अपनी इनफरादियत रखते हैं। यहाँ के खूबसूरत सियाती मकामात हैं। यहाँ पे आप देखें तो खूबसूरत घास है और खूबसूरत मेडोज है बेसिकली। ये यहाँ से
इस वक्त धुंध छाई हुई है, अदरवाइज़ आपको यहाँ से दूर तक एक खूबसूरत व्यू नज़र आता है। और मशरक़ मगरब आप जिस साइड पे भी देखते दूर तक, और सूरज की किरणें जब शाम का वक्त होता है तो एक खूबसूरत व्यू पेश करती हुई अलविदा होती नज़र आती हैं। यहाँ पे इस मुकाम पे इस वक्त हम खड़े हैं, ये बन का रकबा कहलाता है। ये तहसील जो पलंदरी है और उसका हिस्सा है। यूनियन काउंसिल गोरा का हिस्सा है। और बताइएगा वकील साहब ज़रा, आप कौन कौन से मकामात को आप जब व्यू क्लियर हो तो उसके नज़ारे हो सकते हैं और किस टाइम वो बेस्ट है टूरिस्ट की इन्फॉर्मेशन के लिए बताइए। सर इसका ये है कि जिस वक्त वेदर साफ़ हो, सपोज आज तो इत्फाकन यहाँ पे धुंध पड़ गई, तो बारिश हो तो उसके बाद आपको यहाँ से मंगला डैम बिल्कुल सामने नज़र आता है। फिर ये सामने मैरी, पूरा मैरी तकरीबन यहाँ से रात को लाइटिंग भी, दिन को भी मैरी नज़र आता है। इसी तरह इसके बैक पे आप वो देखेंगे तो जो पुंछ शहर है, ऑक्युपाइड कश्मीर जी, वहाँ पुंछ शहर नज़र आता है। तो इसी तरह यहाँ से एक और बड़ा तारीखी खाकी टेकरी, अच्छा ठीक है, वो भी यहाँ से नज़र आती है। तो ये कम से कम इसकी जो हाइट है 7,500 फीट है। तो उस हवाले से बहुत ही, और इसमें दूसरा ये है कि ज़िला ये डिस्ट्रिक्ट सदनोती है, उसका सबसे बुलंदो बाला मकाम यही है। बुलंदो बाला मकामात यही है। और डिस्ट्रिक्ट सदनोती की तहसील पलंदरी की तरफ से होते हुए आप इस खूबसूरत मकाम के ऊपर पहुँच सकते हैं। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में आज भी हमने आज़ाद कश्मीर के 2 डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर किया। एक डिस्ट्रिक्ट सदनोती की तहसील पलंदरी का एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट मकाम बन, जो बिल्कुल खूबसूरत मेडल्स के ऊपर वाक़या है और वहाँ से आप दूर दराज के नज़ारे कर सकते हैं। उसके बाद हमारा सफ़र था वहाँ से नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट का, जिसको डिस्ट्रिक्ट पुंछ और तहसील रावलाकोट कहा जाता है। वहाँ पर एक बेंजोसा जो खूबसूरत टूरिस्ट पॉइंट है उसका विज़िट करवाया। झील भी है वहाँ, चिड़ियाघर भी है, इसके अलावा ट्रैक भी बने हुए हैं। उसके बाद हम लेके आए आपको मरकज़ में, रावलाकोट की हिस्ट्री के ऊपर रोशनी डाली, शहर के ऊपर बात हुई और वहाँ पर एक सियासी, उसको बैठक भी कह सकते हैं, एक वो मुकाम था जहाँ पर मिल बैठ के उस वक्त की जो एक तहरीक थी उसका आगाज़ किया गया था, उसके बारे में बताया। उसके बाद हम आपको लेके आए जिसको गाज़ी मिल्लत कहा जाता है, उनके अपने आबाई इलाके और उनके आबाई घर में और उनके मज़ार के ऊपर उनको हमने खराज तहसीन पेश किया। ये हमारे प्रोग्रामों का सिलसिला था आज़ाद कश्मीर में। टूरिज़म से रिलेटेड जो पॉइंट थे वो कवर किए। जदोजहद आज़ादी जो 1947 में यहाँ कश्मीर के बहादुर सपूतों ने दी और बेशुमार कुर्बानियों के बाद जो आज़ादी हासिल की, उसको खराज तहसीन पेश किया, हिस्ट्री के ऊपर रोशनी डाली। और ख़ास करके क्योंकि ये जन्नत नज़ीर जो वादियाँ हैं ये बहुत ही खूबसूरत हैं। यहाँ आप मुख्तलिफ़ रास्तों के थ्रू आ सकते हैं, यानी इस्लामाबाद से होते हुए, डिस्ट्रिक्ट कोटली से होते हुए आप डिस्ट्रिक्ट सदनोती में दाखिल होंगे और सदनोती डिस्ट्रिक्ट में बेशुमार टूरिस्ट मकामात हैं जो हमने अपने प्रोग्राम में दिखाए, उनका विज़िट कर सकते हैं। फिर मुजफ्फराबाद की तरफ से होते हुए आप रावलाकोट आ सकते हैं और रावलाकोट आके आप तोली पीर भी जा सकते हैं। इसके अलावा शहीद जो हैं यहाँ के, उनके मज़ारात का भी विज़िट कर सकते हैं, जैसे कि हुसैन कोट में एक शहीद का मज़ार है, उसका भी विज़िट कर सकते हैं आप। इसके अलावा हमने अपने प्रोग्राम में फ़ोकस किया एक हीरो के मज़ार को जिसका नाम कर्नल फ़िरोज़ ख़ान है, जिसने एक यहाँ से 300 का लश्कर तैयार किया। ये लश्कर बेसिकली वो था जो इंडियन ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा थे और उन्होंने भी आज़ादी में चल के आगे हिस्सा लिया और इस खिते को आज़ाद करवाया। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को यहाँ कश्मीर की तहसील रावलाकोट डिस्ट्रिक्ट पुंछ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।